Hello, Assalamu alaikum, and welcome to DNA, my new show which gives you daily news and analysis. Daily news क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और साउथ एशिया में रोज खबर बदलती है. और एनालिसिस क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आपकी आदत है और जवाब, तज्जिया और तहकीक करना हमारी. With that, let's go to our top stories today. पाक फौज एक्सपेंशन करे जा रही है और करे जा रही है. इस बार इकोनॉमिक्स में अब पाक फौज के जो आर्मी चीफ हैं, मशहूर ज़माना जो आर्मी चीफ गुजरे हैं, उन किसी को सियासत का शौक है, किसी को वकील बनने का शौक है, कोई डिप्लोमेट बनता है, मगर ये जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लग रहा है कि ये एक बैंकर, एक हारी और एक इकोनॉमिस्ट बनने के मूड में है. वीकेंड पे टॉप अमेरिकन जनरल से अपनी सिवीज में मिले आसिम मुनीर, मगर मंडे तक इन्होंने अपना यूनिफॉर्म चढ़ा लिया और फिर खानेवाल में जाके इन्होंने एक ज़बरदस्त सी स्पीच की. उधर कहा कि हमें अपना कशकोल जो है वो तोड़ देना चाहिए. अब सवाल बनता है कि अगर जिया साहब ने हमें क्लैशनकोव कल्चर दिया और मुशर्रफ साहब ने हमें मीडिया दिया और कियानी साहब ने हमें ये वॉर अगेंस्ट टेरर दी, तो क्या आसिम मुनीर हमें मुईशत देगा? फिर वाशिंगटन से एंथनी ब्लिंकन, अमेरिका के वजीर खारजा, ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ फोन पे गप लगाई. अब ये फोन पे गप हर 6-8 महीने बाद तो लगा लेते हैं, मगर इस बार इतना पुशबैक क्यों आ रहा है? अमरीकी वजीर खारजा को पाकिस्तानी अमेरिकन इतने ताने क्यों दे रहे हैं? और स्टेट डिपार्टमेंट के एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग अब फाइनली एक ही हफ्ते 10 दिन में क्यों बोलने लग गए हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान में और जो इलेक्शंस हैं और बाकी ये जो हेरा फेरी चल रही है, इसके बारे में अमेरिका थोड़ा सा कंसर्न्ड है. That is our show today. Let's get rolling. Next, the army chief is on a PR blitz. अब संडे को तो इन्होंने अपनी जबरदस्त स्पोर्ट्स जैकेट पहनी, ब्लेजर पहना, अपना अमरीकी जनरल साहब को भी वही पहनाया. डाइन आउट वाले इन्होंने फौज में जो अलग अलग ड्रेस कोड्स होते हैं, इसे डाइन आउट कोड कहते हैं. डाइन आउट वाले उन्होंने कपड़े पहने, रोटी छोटी खाई होगी. क्लियरली ये जीएचक्यू की तस्वीर जो है ये नहीं है, ये प्रोबेबली आर्मी हाउस की तस्वीर है. अपने घर इन्होंने बुलाया अमरीकी जनरल को. ऑब्वियसली ये डिटेल्स हमें पता हैं, ये इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया, बट क्लियरली ये जीएचक्यू में आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते. तो इसमें जो ऑप्टिक्स थे वो ये कह रहे थे कि भाई देखो, ये इतने इनफॉर्मल हैं और वीकेंड पे मिलते हैं और इतने करीब हैं ये दोनों जनरल. तो वो तो इन्होंने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो इन्होंने कर ली संडे को. मगर मंडे को इन्होंने अपना प्रॉपर इन्होंने अपने कपड़े पहने. प्रॉपर कपड़े तो नहीं, हरगिज नहीं कि ये कपड़े पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहना इन्होंने. यूनिफॉर्म पहन के जनाब ये बन गए एक दिन के लिए हारी. और हारी बनने के चक्कर में ये गए खानेवाल में इन्होंने एक आर्मी रन कॉर्पोरेट फार्म जो है, उधर स्पीच की. स्पीच के मोटे मोटे कोट्स हैं. स्पीच की कम से कम मेरे पास तो पूरी स्पीच नहीं आई, मगर कोट्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो पाकिस्तान को अपना जो कशकोल है, भीख मंगा, वो जो एक इंप्रेशन है वो खत्म कर देना चाहिए, कशकोल तोड़ देना चाहिए. एक और इन्होंने कहा कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द मिलिट्री विल नॉट रेस्ट अंटिल पाकिस्तान इज स्टेड आउट ऑफ द प्रिवेलिंग क्राइसिस. मतलब ये फौज चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये जो मसला है प्रिवेलिंग क्राइसिस. अब ये कौन सा मसला है? ये माशी मसले की बात कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, या ये सियासी मसले की बात कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे. तो उस हिसाब से कौन से, क्योंकि क्राइसिस एक नहीं है, एक पॉली क्राइसिस हुआ है, एक सोसाइटी में क्राइसिस हुआ है, एक ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है. कौन से क्राइसिस की बात कर रहे हैं? फिर इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी, सिक्योरिटी मतलब मारधाड़ वाला काम और इकोनॉमी मतलब मुईशत, ये दोनों जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता. और फिर इन्होंने कहा कि ये जो मॉडल फार्म है, ये एक एग्रीकल्चर, ये जो बना रहे हैं, ये एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होगी, एक इनकलाब होगा, एक ज़रई इनकलाब होगा. अब ये जब लफ्ज मैंने ये सुना, ये ज़रई इनकलाब होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतना ज़ईफ हूं, मुझे अयूब खान की याद आ गई, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज बोलते थे. और फिर और दूसरा जो मैंने, ऑब्वियसली जो सवाल आप भी सोच रहे होंगे, जो इनफैक्ट हम सब सोचते हैं रोज, कि फौज को के पास इतना वक्त कैसे है जब इतनी दहशत गर्दी हो रही है,
उधर इंडिया खड़ा हुआ है, उधर स्मगलर फिर रहे हैं, उधर तालिबान है, उधर बलोच हैं, उधर कौन कौन है, CIA है, रॉ है, मोसाड है, पूरी दुनिया की जो हमला आवर हैं वो हमारे ऊपर हमला आवर हुए हैं। तो फौज के पास वक्त कैसे है कि ये फार्मिंग कर ले या ये बैंक चला ले? फौज इकोनॉमी के का वक्त कैसे निकालती है? क्या ये सोते नहीं है बेचारे? नहीं, ये नहीं सोते। तो इस सवाल का जवाब मैंने, ऑब्वियसली ये मेरा बेवकूफाना किस्म का जवाब था कि नहीं सोते, क्योंकि ऑब्वियसली वो सोते हैं, आराम से सोते हैं। एंड मगर फिर भी द क्वेश्चन वाज कि ये अब कॉर्पोरेट फार्मिंग इनिशिएटिव में आ गए हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं, इन्होंने जबरदस्ती कंपनी बनाई है, और इस कंपनी को जैसे आप देख सकते हैं, इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक दो इन्होंने सिविलियंस रखे हैं, बाकी ये जो तमाम तस्वीर हैं ये जनरल्स की हैं। अब ये जर्नैल चलाएंगे और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे। ऑलरेडी इन्होंने हजारों एकड़, ये नंबर्स आपके पास हैं, हजारों एकड़ इन्होंने जो है वो ली हुई है जमीन, और जो भी है इनके बहुत लंबे चौड़े एम्बिशंस हैं। मगर सवाल बनता है कि क्या ये फौज अभी घुसी है इकोनॉमी में? इज इट द जॉब ऑफ द आर्मी कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग करे? नहीं, इट्स नॉट। बट एज मोस्ट थिंग्स इन पाकिस्तान इट इज। अब एक लंबी ट्रेडिशन है, ये आसिम मुनीर ने ही काम शुरू किया, एक लंबी ट्रेडिशन है जो एक चली है कि बहुत सारे जर्नैल गुजरे हैं जो इकोनॉमी के बारे में बहुत कंसर्न रहे हैं। जितना कंसर्न वो हिंदुस्तान या अफगानिस्तान या ईरान या चीन या अमेरिका या नेटो, ये पूरा जो हमारे साथ रोज होता है और दहाइयों से हो रहा है, इससे ज्यादा ये इकोनॉमी के बारे में भी कंसर्न रहे हैं। और एक ये क्लिप मेरे सामने आया जिससे मेरी याद ताजा हुई कि ये खाली आसिम मुनीर नहीं, मगर पिछले भी एक जनरल साहब गुजरे हैं जो अपने, जब वो अर्ली डेज में उन्होंने टेक ओवर किया, जनरल मुशर्रफ ने, वो ये चीजें कहते थे इकोनॉमी के बारे में। मुलाहिजा कीजिए। इकोनॉमी इज इन टोटल कोलैप्स। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, यहां तक कि हम भीख मांगते हुए घूमते हैं पूरी दुनिया में, और हमारी इज्जत, जिसको मैं हमेशा ऑनर एंड डिग्निटी कहता हूं, इज्जत का सौदा हुआ है, भीख मांगते फिरते हैं। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड इमीडिएटली। अच्छा, ये क्लिप देखिए, मुझे मेरे दोस्त उजैर यूनुस की याद आ गई। उजैर यूनुस पाकिस्तान इनिशिएटिव ऑफ द अटलांटिक काउंसिल वाशिंगटन DC के डायरेक्टर हैं। मुझसे बहुत ज्यादा उनका होल्ड है इकोनॉमी पे। तो मैं जब उठा आर्मी चीफ की ये स्पीच देख के, सुन के, पढ़ के, और मैंने पूछा कि ये क्या इसी आर्मी चीफ को इकोनॉमी का शौक चढ़ा है या इससे पहले भी जो है गुजरे हैं? तो उजैर यूनुस ने मुझे ये जवाब दिया। तकरीबन पहले मार्शल लॉ से जब अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला या इक़्तिदार लिया, उस वक्त से पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो किसी न किसी तरह से मईशत में आगे आगे रही है, माशी अमूर के अंदर। और ये काम बिलखुसूस हमने देखा बढ़ा मुशर्रफ की आमरीत के अंदर। उसके बाद कयानी साहब ने कोशिश की कि किसी तरह इस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे 2008 में, उन्हें जो कि सेकंड हुए थे दूसरे इदारों के अंदर, माशी और दूसरे हुकूमती इदारों में, उनसे वापस बुलाया। लेकिन फिर हमने देखा कि 2018 के बाद इस काम में तेज़ी आई। लोगों को याद होगा कि जनरल बाजवा वुड फ्रीक्वेंटली मीट विद बिजनेस लीडर्स, तो मुलाकातें करते थे, एडवाइस देते थे, और उस वक्त की हुकूमत जो है वो पेश थी इस काम के अंदर कि हम सेम पेज पर हैं, और जियो इकोनॉमिक्स के अंदर फ़ौज का एक किरदार है। ये सिर्फ बात मीटिंग्स तक नहीं रही, ये हमने काम देखा कि CPEC अथॉरिटी जब बनाई गई तो उसमें भी रिटायर्ड मिलिट्री के अफसर को लगाया गया वहाँ पे काम करने के लिए। बाकी इदारों में अपॉइंटमेंट जो हुई, क्रिटिकल स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हों या गवर्नमेंट के बाकी इदारे हों जहाँ इकोनॉमिक रोल किसी ना किसी तरह था, तो वहाँ भी एक तेज़ी हमें नज़र आई कि फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान को भर्ती किया गया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हों या और स्ट्रेटिजिक तरह के प्रोजेक्ट्स हों, उनमें फ़ौज ने काफ़ी किरदार अदा किया। हत्ता कि काफ़ी रिपोर्ट्स ने ये भी सिग्नल किया कि FATF की जो
کا جو کام تھا اس کے اندر جنرل باجوہ نے خود اپنی آفس کے تھرو ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور ریکو ڈک کے معاملے کے اندر بھی فوج نے ایک طرح سے کی رول ادا کیا نیگوسیشنز کے اندر. تو یہ جو انکریز ہوا اس کے بعد ہم نے 2022 میں جب حکومت تبدیل ہوتی ہے پی ڈی ایم کی، اور اس کے بعد نومبر میں نئے چیف آتے ہیں، تو سب کا یہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح دیکھا جائے کہ فوج کا معیشت کے اندر کردار کس طرح ایوالو کرتا ہے. تو اب اس کی ایوولوشن ہمارے سامنے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے اندر بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ افتتاح کر رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کا، اکنامک ایشوز کے اوپر ان کی نظر ہے، رپورٹس کے اندر یہ بات باہر آ رہی ہے. تو کلیئر سگنل ہے کہ وہ جو ایک تیزی ہم نے دیکھی تھی 2018 کے بعد فوج کے کردار کے اندر، معیشت کے کردار کے اندر، فوج کا جو کردار تھا معیشت کے اندر، وہ اسی طرح آگے چل رہا ہے، اور اس میں اسی طرح مومنٹم جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے مہینوں کے اندر جب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو اس کے اندر کتنا زیادہ انفلوئنس بڑھتا ہے فوج کا، اور اس کے بعد نئی حکومت اس ڈائنامک کو کس طرح آگے لے کے چلتی ہے. بٹ اوور آل یہ کہانی ہم کافی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جرنیل کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ایک کریٹیکل نازک موڑ پر ہے ایک طرح سے، اور اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے کہ اس نازک موڑ سے آگے بڑھانے کے لیے. تو ایوب خان نے بھی یہ کام کیا، پھر یحییٰ خان نے بھی کیا، جنرل مشرف نے کیا، باجوہ نے کیا، اور اب ہم جنرل عاصم منیر کے اندر بھی یہی کنٹینیویشن دیکھ رہے ہیں. شکریہ. اچھا، یہ تو تھے عزیر یونس، اور یہ تھی ہماری آرمی چیف بحیثیت فائنانس منسٹر، جو اب وہ ایک چوغا SIFC کے بننے کے بعد جو ایک نئی کمیشن بنی ہے، کمیٹی بنی ہے، اس کے بننے کے بعد اب فارمل ایک چیز ہو گئی ہے، پاکستان کے دستور میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ فوج اب آپ کی اکانومی کو کنٹرول کرے گی. اور آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ فوج اب چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک یہ پورا نہیں ہوتا. تو جب تک ہم دبئی نہیں بنتے یا سنگاپور نہیں بنتے، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یا یہ آرمی چیف اللہ خیر کرے یا یہ فوج اللہ خیر کرے اب اپنی اور ڈیوٹیوں کے علاوہ یہ کام کرے گی. تو اس کے لیے تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. مگر اب میری بات ہوگی یہ فوج کی سٹوری سے. نیکسٹ والی یہ ہے واشنگٹن سے تازہ خبر جناب. پہلے تو ایک کرنج مومنٹ گزری، اب یہ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، مگر یہ کرنج مومنٹ یہ تھی کہ ایک یہ پاکستانی صحافی یا صحافی نما انسان ہے، ان کا نام میں کلیئر نہیں ہوں یہ کون ہے، مگر انہوں نے ایک سوال پوچھا، امپورٹنٹ سوال تھا، ویری بیڈلی فریزڈ. میری خود انگریزی بہت خراب ہے تو میں ان کی انگریزی کی تنقید نہیں کر رہا، خالی فریزنگ کی تنقید کر رہا ہوں. آپ نے اگر دیکھنی ہے ایک دو چیزیں کریں، ایک میرے شیئر، لائک، سبسکرائب، کامنٹ کریں، اور میری ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لیں. دوسرا، پلیز اپنی امی سے، ابو سے، بھائی سے، بہن سے، بیگم سے، ہسبینڈ سے، جس سے بھی، بہت ساری ڈسپرینیں، ایسپرینیں، ایڈویل، ٹائلینول لے لیں، کیونکہ یہ بہت، یہ جب آپ سنیں گے یہ فریزنگ دونوں سائڈوں کی تو آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہوگا. مگر اینی ویز یہ کرنج مومنٹ اس لیے تھی کہ انہوں نے وہی سوال پوچھا، خالی تنویز سے نہیں پوچھا، اچھے طریقے سے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ سائفر ہے اور یہ ہے وہ ہے، سائفر کا کیا ہوا. اور مگر جو جواب تھا اس میں مجھے میرا ایک دم خود ہی سر کا درد دور ہو گیا، کیونکہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو. میرا خیال ہے مجھے کوئی بورڈ لانا چاہیے جس میں بورڈ پہ میں لگاؤں کہ بھئی ہم نے سائفر کا جو بھی تم لوگ کہتے ہو وہ سائفر والی بات جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں. مگر مور امپورٹنٹلی ایک اور چیز جو بالکل کرنج وردی نہیں ہے بلکہ نوٹ وردی ہے، وہ ہوئی آج واشنگٹن میں. اینتھنی بلنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، بڑے ریلیکس قسم کے، بڑے زبردست قسم کے ڈپلومیٹ ہیں، ویری ویری چارمنگ، بڑا پڑھا لکھا، بڑا اسموتھ، بڑا ناٹ ایٹ آل کاسٹک. جو پچھلے سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو صاحب گزرے ہیں، نتھنگ لائک ہم. بڑا انٹرسٹنگ آدمی. ان کی آج ایک ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری فون کال ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اور میں نے فلانا چیزیں ڈسکس کی ہیں. چلیں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، آپ کو ایگزیکٹلی بتاتے ہیں فلانا چیزیں کیا تھیں. پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں the United States supports a productive, democratic and prosperous partnership with Pakistan. Had a good call with B. Bhutto Zardari to discuss our support for Pakistan's economic recovery and our shared regional concerns, including Afghanistan.
हमने अफगानिस्तान की बात की, हमने पाकिस्तान की मुआशी रिकवरी की बात की, हमने जो खत्ते में जो कंसर्न्स हैं उनकी बात की, और हम पाकिस्तान के साथ एक प्रोडक्टिव और एक जमहूरी और एक प्रॉस्परस पार्टनरशिप चाहते हैं। छोटी सी ट्वीट, तमीज से ट्वीट, जैसा वो आदमी है, तमीजदार आदमी है, उसने एक तमीजदार ट्वीट की। मगर जो पुश बैक आया है, ओ माय गॉड, दैट वाज समथिंग टू वॉच। बड़ा इंप्रेसिव किस्म का पुश बैक आया, और ट्विटर पे एक पूरा छित्रोल हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब की, मशीन गन फायरिंग हुई, स्पेशली डायस्पोरा की तरफ से, पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत सारे बोल पड़े। अब इसमें से कुछ लोग जो हैं वो ऑब्वियसली पीटीआई में हैं, जैसे सज्जाद बरकी साहब, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं। ये आप उनकी ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये लिंक भी मैं इस ट्वीट का लगा देता हूं अपनी डिस्क्रिप्शन में। बट मोर देन एनीथिंग, हर किस्म का जो है पुश बैक आया है। लोगों ने एक चीज बार बार कही जो मैंने पिकअप की, कि एक तो भाईजान हम आपको वोट नहीं देंगे हम रिपब्लिकन्स को वोट देंगे, आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है और बिलावल भुट्टो जैसे लोगों के साथ जो आप डील कर रहे हैं। एक तो ये थ्रेट आई, और एक इलेक्शन सीजन जो अब शुरू हो गया अमेरिका में, ये बड़ी सीरियस थ्रेट है। कोई भी आपका एक भी वोट आपका जाए तो ये बिग डील है, और तकरीबन 1.25 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में। तो वोट बैंक इतना बड़ा नहीं है, मगर फिर भी कुछ कंस्टिट्यूंसीज में उधर उधर पाकिस्तानी की थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस है। सो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि एक पुश बैक आया है कि बर्की जैसे लोगों की तरफ से कि हम रिपब्लिकन्स को वोट देंगे। दिस इज अ वेरी बिग डील। दूसरी चीज जो आई है कि आप अभी तक चुप क्यों हैं, ये हुकूमत जो है ये फैशिस्ट है, वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा सीरियस किस्म का आप देख सकते हैं, एक एग्रेसिव किस्म का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ उनकी इस ट्विटर गुफ्तगू से, इस ट्वीट से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, उस पर पुश बैक आया है। मगर मेरे लिए, मैं कोशिश करता हूं हमेशा जूम आउट करूं, कि एक स्टोरी में ना घुसूं, उसको पैन आउट करूं, उसको देखूं कि ये क्यों हुआ है। अब ये इसलिए हो रहा है, और ये बात बेचारे ने ऐसी क्या बात कर ली कि वो लोग गुस्से में हैं। एक तो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इंपॉर्टेंट जो बात है एंथनी ब्लिंकन की वो नहीं पढ़ी। उन्होंने खाली ये पढ़ा कि मैंने बीबीसी से, बिलावल से फोन पे बात की। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि मैंने बात की क्या, और जो बात जो की है। और मैं फिर से आपको जोर दूंगा कि फिर से पढ़ें कि द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स अ प्रोडक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड प्रॉस्परस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। और इसका मतलब है कि हम जमहूरियत चाह रहे हैं। अब ये, इससे पहले पिछले हफ्ते में मैथ्यू मिलर ने भी ये चीजें बोली हैं कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान की किसी की हुकूमत के साथ जो है काम करने के लिए तैयार हैं। और फिर पिछले हफ्ते में एलिजाबेथ हॉस जो डेप्यूटी हैं एंथनी ब्लिंकन की, उन्होंने पाकिस्तानी एक सेमिनार में ह्यूस्टन में भी यही बातें बोली हैं। यस, मैथ्यू मिलर और एलिजाबेथ होस्ट और दीगर और लोग, जब आप प्राइवेटली बात करें स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से, कहते हैं बकवास है ये, जो साइफर वाला मामला है ये बकवास है, ये जो डोनाल्ड लू वाला मामला है ये बकवास है। अब ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, जो इंसाफियंस हैं, वो सुनते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि नहीं ये बकवास, तुम बकवास कर रहे हो, ये बकवास नहीं है। इसलिए लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने स्पेशली ह्यूस्टन में जब एलिजाबेथ होस्ट आई तो उनकी बात ही बॉयकॉट कर दी। मगर ये थोड़ी सी इंसाफियों की तरफ से ये नाइंसाफी है, क्योंकि आप उसकी पूरी बात नहीं सुन रहे। वो अपना मुद्दा तो पेश कर रही है कि डोनाल्ड लू ने कुछ नहीं कहा, वो उसका हक है, मगर वो आपके हक में भी बात कर रही है, क्योंकि बड़े अरसे से आप कह रहे थे कि कुछ कह नहीं रहे, स्टेट डिपार्टमेंट ना फोन कर रहा है, ना बात कर रहा है, ना स्टेटमेंट दे रहा है। आके अब क्लियरली एक हफ्ते में, एक नहीं मतलब स्पोक्स पर्सन, दो नहीं मतलब एंथनी ब्लिंकन, बल्कि 3, जैसे एलिजाबेथ हॉस जो डेप्यूटी हैं, 3 लोगों ने कह दिया है, सीनियर लोग हैं ये स्टेट डिपार्टमेंट के, कि इलेक्शन होने चाहिए, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में कंसर्न्ड है, हम डेमोक्रेसी के बारे में कंसर्न्ड है। दिस इज अ प्रिटी बिग ब्रेक। एग्जैक्टली होस्ट क्या कहती है कि the US government supports, quote, democratic principles, freedom of expression and rule of law equally around the world. पाकिस्तान के सेमिनार में खड़े होके वो कहती हैं, और वही बात करती हैं कि जो भी इलेक्शन होगा हम उसको मानेंगे और उस हुकूमत के साथ बात करेंगे। तो ये फाइनली ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हिल है, जो कैपिटल हिल है, जिधर कांग्रेस है, सेनेट है, उधर जो डायस्पोरा के लोग हैं, पीटीआई के लॉबियिस्ट हैं, जो भी हैं, वो जो लेटरबाजी करवा रहे थे, पुशबैक करवा रहे थे, सोशल मीडिया करवा रहे थे, प्रोटेस्ट करवा रहे थे, व्हाइट हाउस के सामने लोग खड़े होते हैं पीटीआई के और दीगर और इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना
शुरू हो गई हैं। और अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो हमें समझ आई है हमारी रिपोर्टिंग से, वो इसलिए क्वाइट थी क्योंकि वो कहा जा रहा था कि ये इन्हें स्पेस दे रहे हैं कि भाई अपना जो मैस है वो सॉर्ट करो, अपनी इकोनॉमी सॉर्ट करो, अपनी इलेक्शन वगैरह की डेटें दो। मगर इन्होंने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया है हर चीज सॉर्ट करने में। तो अब क्योंकि अब चीजें क्यों सॉर्ट हो गई हैं, अब इलेक्शन भी सामने, उसका वक्त अब मुकर्रर हो गया है या होना चाहिए कम से कम, और IMF वाली भी डील भी हो गई है। तो ये इकोनॉमी और इलेक्शन वाला जो क्राइसिस था, अब ये क्योंकि इट्स कमिंग टू अ हेड, अब ये खत्म हो रहा है, इसलिए अब अमेरिका आपको पोलाइट रिमाइंडर्स देने लग गया है। अब अगर आप इंसाफियन हैं तो इस पे जरा गौर फरमाएं। ठीक है, आपका जो डोनाल्ड लू का मुद्दा है या आपके साइफर का मुद्दा है, ये लोग नहीं पसंद करते, और आप इनको नहीं पसंद करते, मगर आपका जो दूसरा मुद्दा है उसको वो अब पोलाइटली, कॉशियसली अमेरिका और अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट सपोर्ट करने लग गए हैं। दिस इज अ प्रिटी बिग डील। और जो मैं सुन रहा था वो अब यही हुआ है कि अमेरिका इन्हें स्पेस दे रहा था, इन्हें रूम दे रहा था, मगर वो रूम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि इतना रूम है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए ये कोट पहन के जो जनरल साहब दूसरे जनरल साहब के साथ बैठे हुए थे, बार बार उस तस्वीर पे जाऊंगा, उधर भी ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि आप एक हद तक कर सकते हैं, मगर आप पाकिस्तान को म्यांमार नहीं बना सकते। ये ज़ियाउल हक वाला पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है, और ये अमरीकियों को भी पता है। तो ये अब इट्स फेयर टू से कि डायस्पोरा, रादर इज इट फेयर टू से कि जो डायस्पोरा की जो मेहनत हुई है, जो PTI की लॉबियस्ट की मेहनत हुई है, जो इंडिपेंडेंट लोगों ने मेहनत की है, हैज इट पेड ऑफ? हैज इट वर्कड? पॉसिबली। ये था हमारा आज का शो। स्टे ट्यून फॉर मोर। मैं हूं वजाद सईद खान। क्लिक, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बट डोंट फॉरगेट टू stay cool, it's hot out there, stay hydrated। अम्मी अबू का सलाम, प्यार, दोस्तों से गपशप, मेरे साथ प्यार मोहब्बत, गाली गलोच, whatever, but do not forget to tune in tomorrow। ये था आज का DNA। I will talk to you guys inshallah tomorrow।